वेलकम टू CA-Guruji-Classes.com। आज इस वीडियो में सीख रहे हैं ITR फाइल करना। ITR 1 फॉर्म 16 के साथ लाइव फाइलिंग आपको दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा रही होती हूँ तो टाइम कंज्यूम होता ही है, पर पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो अपने आप अपनी ITR आप फाइल कर लेंगे। ITR आप मेरे साथ साथ फाइल करना, मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने पास, क्या क्या चीज़ें ओपन करनी है, सब कुछ आपको यहीं पे स्क्रीन पे करके दिखा रही हूँ। मेरे साथ साथ करो और फटाफट अपनी ITR फाइल कर लो। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आप खुद तो देख ही रहे हैं और भी पर्सन के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ITR फाइलिंग की जब भी मेरी वीडियो आती है तो बहुत सारे पर्सन डिटेल्स में ITR सीखना चाहते हैं, ITR 2, 3, 4। तो ITR का पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट पे इनकम टैक्स में आप जाके चेक करेंगे। CA-Guruji-Classes.com में कोर्सेज में ये कोर्स है, आप इसको चेक करें। क्विकली बढ़िए, मेरे साथ साथ करिए अपनी ITR फाइल। इसके लिए ओपन करिए ब्राउजर में www.incometax.gov.in। यहाँ आइए, इस वेब पेज पे आपको ऊपर दो ऑप्शन दिख रही है, लॉगिन करने की और रजिस्टर करने की। कुछ पर्सन्स ऑलरेडी रजिस्टर होंगे तो फटाफट लॉगिन कर लीजिए। अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर के टैब पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी करंट असेसमेंट ईयर 24-25। हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये ITR भरना सीख रहे हैं। जो इनकम आपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक अर्न करी है उसकी ITR हम भर रहे हैं। अब सबसे पहले दो काम करने हैं, आप मेरे साथ साथ भर रहे हो। सबसे पहले इसी में, यहाँ पे हम आए हैं ना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में, इसी में ऑप्शन दिख रही है व्यू फॉर्म 26A। इस पर क्लिक करो। पहले क्लिक कर रहे हो, वार्निंग आ रही है, कन्फर्म कर दो। एक और मैसेज आ रहा है, आई एग्री करके प्रोसीड कर लो। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लो 24-25। हम 24-25 की रिटर्न भर रहे हैं। व्यू एज HTML कर लो और क्लिक करो पहला ऑप्शन व्यू या डाउनलोड। क्लिक करते ही नीचे आपका 26AS आ गया है, आपका पूरा 26AS। इसमें किसी ने आपका TDS काटा है, चाहे आपका एम्प्लॉयर है या अदर देन एम्प्लॉयर। किसी ने आपसे TCS कलेक्ट करा है, जैसे मान लो आपने व्हीकल परचेज करी है या किसी और कारण से। इवन आपने भी प्रॉपर्टी बाय करते हुए TDS डिडक्ट किया है, जो 50 लाख की लिमिट है प्रॉपर्टी की, वो भी इसमें आती है। कोई आपने खुद टैक्स पे करा है, वो आता है। तो सारे आपके TDS TCS यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। इसको आपने ज़रूर चेक करना है। जितना किसी ने आपका TDS काटा या TCS कलेक्ट करा या आपने जो टैक्स की पेमेंट्स करी हैं, वो सारी आपके 26AS में आ रही होंगी। आपने इसे थॉरली चेक करना है। आप इसे अपने पास डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। नाउ दूसरा डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स की वेब पेज पे वापस आ जाइए। यहाँ पे ऑप्शन है AIS की, इस पर क्लिक करें। क्लिक करोगे, मैसेज आ रहा है, प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करते ही आपके सामने आ गया AIS की पहले इंस्ट्रक्शंस आ गई। आप चाहें तो इसे पढ़ लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है AIS, ये आ गई ऑप्शन। AIS के लिए दो दिख रहे हैं आपको, TIS और AIS। आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ये टैक्स पेयर समरी है, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिटेल्ड है तो आप इस पर क्लिक कर लें या फिर यहाँ से डाउनलोड कर लें। ऐसे आप अपना AIS ओपन करेंगे तो देखिए आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। TDS एंड TCS की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका TDS या TCS डिडक्ट हुआ है। SFT इन्फॉर्मेशन, जैसे इस केस में एक SFT ट्रांजैक्शन आ रही है और किसी में भी गलती लगे तो यहीं से इस पर क्लिक करें। और फीडबैक का यहाँ पे ऑप्शन होता है। आपको लगे ना कि आपके लिए कोई गलत इनकम रिपोर्ट होगी है तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने कोई टैक्सेस पे करे हैं और हाँ, अगर मान लो ITR भरते भरते टैक्स पे कर रहे हो तो फिर उसको यहाँ पे शो होने में 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। डिमांड या रिफंड और कोई और अदर इन्फॉर्मेशन, तो अपना AIS थॉरली चेक करें। अगर AIS कंप्लीट नहीं है तो मेक श्योर ITR को अभी एकदम फाइल ना करें, क्योंकि ITR फाइल करने की लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है 31 जुलाई 2024। मैं बहुत सारी बातें आपके साथ डिटेल में करती रहूंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इसको देख के। अब आ जाओ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे। तो फिर से आप जाइए ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक करते ही सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक आएगा। असेसमेंट ईयर 24-25 आपको ध्यान रखना है, इसकी आप ITR भर दो। मोड देखना है कौन से मोड में ITR फाइलिंग करो। ITR फाइल करने के 3 तरीके होते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी से, एक्सेल यूटिलिटी से और ऑनलाइन। ऑनलाइन सबसे इजी तरीका सब पर्सन मानते हैं ITR 1 के लिए, तो इसी पे क्लिक करें। कर लिया क्लिक ऑनलाइन पे, अब कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। यहाँ क्लिक करते ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। अगर आप ITR फाइल कर रहे हो, करते करते आपने उसे बंद कर दिया तो यहाँ पे आपका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लो। क्लिक करते ही आपसे पूछ रहा है किसके लिए ITR भर रहे हो, क्योंकि पर्सन्स होते हैं हमारे इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, तो हम इंडिविजुअल की भर रहे हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ITR 1 एप्लीकेबल इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पे फर्दर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म आपको भरना है। तो अभी आए हैं ITR 1 to 4, जल्दी ही ITR 3 और फॉर्म भी यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको वो भी दिखेंगे। आपने ITR 1 सिलेक्ट करना है।
प्रोसीड कर देना है आइटर 1। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखिए कि आइटर 1 कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं, पहले ही आपको बता रहा है। अगर आपके लिए रिलीवेंट ही नहीं है तो दूसरा फॉर्म सिलेक्ट कर लो। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है पूरे साल की टोटल इनकम, तो आप आइटर 1 फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। और आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से प्लस एक ही हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स की इनकम, फैमिली पेंशन की इनकम एक्सेट्रा सिर्फ इन्हीं से है, तो आप आइटर 1 फॉर्म ही चूज करें। तो जनरली सैलरीड पर्सन सबसे ज्यादा इस फॉर्म को चूज करते हैं, या फिर किसी पर्सन का बैंक एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस काट लेता है, उसकी और कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है, या फिर फैमिली पेंशन की इनकम है, तो इन केसेस में ही जनरली आइटर 1 भरी जाती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे क्यों आइटर फाइल कर रहे हो, इसके अपने खुद के कुछ रीजन है। यहाँ पे इनमें से रीजन सिलेक्ट कर लो, इनमें से समझ नहीं आ रहा तो अदर सिलेक्ट कर लो। अब होता क्या है, हमारे पास ना टैक्स के स्लैब्स हैं इनकम टैक्स में, ठीक है। उस स्लैब के अंदर रिजीम है, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, ठीक है। अब इन दोनों के स्लैब रेट्स अलग अलग हैं। ओल्ड रिजीम में मैं बात करूं तो 2,50,000 तक की इनकम नॉर्मल पर्सन के लिए जिसकी एज 60 साल तक है उसके लिए एग्जाम्प्ट है। 60 साल से 80 साल तक के पर्सन के लिए 3 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट है, और 80 ईयर एंड अबव के लिए 5 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट है। इस न्यू रिजीम के अंदर 3 लाख की सीधे सीधे एग्जाम्पशन लिमिट दे रखी है। इसमें कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का क्राइटेरिया है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है ये कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट, क्या आप इस वजह से आ रहे हो क्योंकि आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है पूरे साल की, तो पहला रीजन सिलेक्ट कर लेना। या फिर इसमें फाइलिंग की और कंडीशंस बता दी हैं, जैसे कि आपने फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है 2 लाख या उससे ज़्यादा, चाहे खुद के लिए या किसी और के लिए, आपका पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट जो आपने कराया है वो 50 लाख से ज़्यादा है, करंट अकाउंट है, आप एग्रीगेट मिला के देखना है 1 करोड़ से ज़्यादा आपने डिपॉजिट करा रखा है, आपका टीडीएस कटा है 25,000 है उससे ज़्यादा नॉर्मल पर्सन के लिए जो 60 साल तक की एज के हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए मोर देन 60 ईयर्स की एज के लिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही ना एक लेडीज़ को जेल अनाउंस हुआ क्योंकि उन्होंने आइटर फाइल नहीं करी। तो ऐसे पर्सन्स को भी अब आइटर भरनी पड़ती है जिनकी कोई इनकम नहीं है पर वो खर्चे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपके खर्चों को भी कंट्रोल करती है, और उसके बेस पे अगर आप पर आइटर फाइलिंग एलिजिबल है तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। ये लग रहा है कि ये रीज़न मेरे लिए नहीं तो अदर स्पेसिफाई कर सकते, तो मैं पहली ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें साथ साथ गाइड कर रही हूँ, तो इसीलिए वीडियो लंबी है, वरना आप आराम से फाइल कर लेंगे। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे जो डेटा है ना वो प्रीफिल होता है, तो ये प्रीफिल डेटा को आपने चेक कर लेना, और ये एडिटेबल होता है, ऐसा नहीं कि प्रीफिल जो डेटा आ रहा है वो आपके लिए कोई पत्थर की लकीर है, नहीं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। इस पर ओके कर दो। ओके करते ही ये बता रहा है बस आपको ये 5 स्टेप्स पे अपनी आइटर भरनी है। कौन कौन से स्टेप है हमारे? पहला तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपके लिए स्टेप नहीं है, सिर्फ आपने इसको चेक करना है। कोई एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ग्रॉस टोटल इनकम आपको डालनी है अपनी, यहाँ पे कौन कौन सी इनकम आपकी रिपोर्ट होगी, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की और अदर सोर्सेज की, बस। या फिर कोई आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, कोई आपका मान लो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आपका मैच्योर हुआ है, LIC का मैच्योर हुआ है, कोई 1010D वाला एग्जाम्पशन में, इस तरह के एग्जाम्पशन डालने की ऑप्शन है, मैं अभी आपको बताऊंगी। आप अगर ओल्ड रिजीम में जाना चाहोगे तो बहुत सारी डिडक्शंस आपको मिलती है, उनको डालने की ऑप्शन आएगी। नए रिजीम में एक आधी डिडक्शन अलाउड है, वो आप डाल पाओगे। टैक्स आपने पे कर रखे हैं जो खुद पे करे हैं, या आपका कोई TDS या TCS कटा है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये काम खुद ही करता है, ये भी आपको नहीं करना, ये खुद ही होएगा ये वाला स्टेप, और बस आपको आइटर फाइल करने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो हम मेजरली ये दोनों सेक्शन सीखेंगे, ठीक है। अब हम प्रोसीड करेंगे आगे। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पहले टैब दिख रहा है और नीचे के टैब आपको एक्टिव नहीं दिख रहे, तो टैब धीरे धीरे एक्टिव होंगे जैसे जैसे आप इन पे एक्शन लेते रहेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके पहले टैब पे एक्शन लेना है अपनी पर्सनल डिटेल्स पे, क्योंकि कुछ डाटा तो इसमें प्रीफिल होगा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बट कुछ चीज़ें आपको फिर भी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना, ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं वो आप देख लेना। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप इसको बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, PSU हो, पेंशनर हो, पेंशनर्स भी इस फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो वो सारी देखो ऑप्शन है यहाँ पे। पेंशनर की भी कैटेगरी है तो अपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, जैसे, और आप सैलरीड पर्सन नहीं हो, अदर इनकम डालने के लिए आइटर यूज़ कर रहे हो तो नोट एप्लीकेबल कर लेना। मैं अदर्स पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं सैलरीड पर्सन के लिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म 16 भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने फॉर्म 16 यहाँ पे ओपन कर रखा है, इस फॉर्म 16 के थ्रू ही हम देखेंगे कैसे आपको डिटेल्स डालनी है, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्म 16 में लिखा होता है ना वैसे ही आपको अपनी सैलरी की डिटेल डालनी होती है। सेक्शन 17(1) की सैलरी यहाँ पे दिखा रखी है, सेक्शन 17(2) की यहाँ पे नील है, आपके केस में हो तो भर लेना, सेक्शन 17(3) और फिर अलाउंसेस बता रखे हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे कैसे हमें फॉर्म 16 से मैच करते हुए सारी डिटेल डालनी है, ठीक है। अपना फॉर्म 16 अपने पास आप भी ओपन कर। नेक्स्ट आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलिंग का सेक्शन।
यहाँ पे आपको 4 सेक्शन दिख रहे हैं। 139(1) ये ओरिजिनल ITR की बात करता है, ओरिजिनल ITR की ड्यू डेट जो नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई है, ऑडिटेड के केस में 31 अक्टूबर है। देन सेक्शन है 139(4), ये बिलेटेड रिटर्न की बात करता है, यानी जुलाई को भूल गए रिटर्न भरना तो 31 दिसंबर तक आपके पास बिलेटेड रिटर्न की अपॉर्चुनिटी होती है। 139(5) आपको रिटर्न में गलती होने पे उसे रिवाइज करने के ऑप्शन देता है, और आपने बिल्कुल ही डेट को मिस कर दिया, आप डेटेड ITR भी आपने मिस कर दी, फिर आप रिक्वेस्ट करने गए कमिश्नर से, उसने आपको कॉन्डोनेशन दे दी, तो वो इस सेक्शन में फाइल होती है। इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है एक और चीज़, हमने कहा कि हमारे पास टैक्स के 2 रिजीम है, न्यू और ओल्ड, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ITR की आपके पास 31 जुलाई की तो ओरिजिनल रिटर्न के लिए डेट है और 31 दिसंबर बिलेटेड ITR के लिए डेट है। ये 2 डेट ना, ये मानो कि सिर्फ नए रिजीम के लिए है। इस केस में तो सिर्फ एक ही डेट आपके पास अवेलेबल है, 31 जुलाई। तो अगर ओल्ड रिजीम में जाना है तो सिर्फ 31 जुलाई ही आपके लिए लास्ट डेट है, इसको नोट कर लो। नए रिजीम के लिए तो 31 दिसंबर तक भी आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हो, पर उसके साथ फिर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है, और जितना ITR को लेट करते हो, मान लो टैक्स बनता है, तो फिर इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटीज़ आ जाती है। और ये ओल्ड और नए रिजीम को कैसे आपने देखना है, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। यहाँ आप CA गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आएंगे ना, वीडियोज़ में आएंगे, तो यहाँ पे मैंने वीडियो डाली थी 1 मिनट इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इसका लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इसको देख लेना, इससे आप पता चल जाएगा आपको आपके लिए नया रिजीम बेनिफिशियल है या ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। तो वीडियो थोड़ी डिटेल्ड है, दोबारा बता रही हूँ, पर मज़ा आ रहा होगा आपको, मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही केयरफुली आपको बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर। आगे के जो सेक्शन है वो नोटिस वगैरह के लिए यूज होते हैं, इनको आप छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 फॉर ऑप्टिंग आउट टू न्यू टैक्स रिजीम। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि नया रिजीम लेना है या ओल्ड लेना है, क्योंकि ये डिफॉल्ट ITR के अंदर न्यू रिजीम सिलेक्ट है, नो कर रखा है कि हमें ऑप्ट नहीं करना, ऑप्ट आउट नहीं करना नए रिजीम से। पर अगर आपको ओल्ड रिजीम लेना है तो आपको यहाँ येस करना पड़ेगा। ITR 1 बहुत ही सिंपल फॉर्म बनाया गया, इसीलिए इसमें बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करा है कि अगर नए रिजीम को ही ऑप्ट रखना है तो नो पे क्लिक करके रखो, ओल्ड में जाना है तो येस पे क्लिक कर दो, और कुछ नहीं करना, कोई और फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं। बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में 10I EA भरना पड़ेगा अगर आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे ना एक देखो, यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर की ऑप्शन भी दे रखी है, तो यहीं से आप इसको यूज़ कर लीजिए, जो कैलकुलेट करना है ना अपने न्यू एंड ओल्ड, ये भी ऑप्शन यहाँ पे बड़ी अच्छी इस बार ऐड कर दी गई है। तो मैंने यहाँ पे ना ओल्ड रिजीम ही एक बार सिलेक्ट करा ताकि मैं आपको डिडक्शंस भी बता सकूँ। मैं आपको दोनों तरह की डिडक्शन बता दूंगी, नए रिजीम में जो मिलती है और ओल्ड रिजीम में, क्विकली बताऊंगी आपको। डिटेल में डिडक्शंस अगर आपको देखनी हो ना तो आप यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल CA गुरुजी में आएंगे, तो ये अभी मैंने लाइव ही करा था, सेक्शन 80 C80 से लेकर सारी डिडक्शंस पे ये लाइव स्ट्रीम करा था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो ये वीडियोस इंपॉर्टेंट आती रहती हैं चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल को ना होम पेज पे आओगे, सब्सक्राइब का बटन है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है। इन चलते हैं नीचे, आपकी बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपके बैंक एक ऐड आ रहा होगा, आप उसको देखें कि वो वैलिडेटेड स्टेटस में है या नहीं। अगर वैलिडेटेड में नहीं होगा तो दिक्कत आएगी रिफंड लेने में। और अगर आपको कोई और बैंक भी यहाँ ऐड करना है तो ऐड अनदर करके आप बैंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस ये थी आपकी पर्सनल डिटेल्स। मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया तो इसलिए लंबी लग रही है, अदरवाइज क्विकली आप इस पर एक्शन ले लोगे और कन्फर्म पे क्लिक कर लो। कन्फर्म पे क्लिक करते ही देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब पे भी यहाँ कन्फर्म लिखा आ गया। अब हमें दूसरे टैब पे एक्शन लेना है, ग्रॉस टोटल इनकम। सारी आपकी इनकम यहीं पे रिपोर्ट होनी है, चाहे वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। इस टैब को ध्यान से समझ लो। यहाँ पे ना आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है इनको ज़्यादा पढ़ने की, येस कर दो। स्किप करते ही सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी ऐड करने की। इसमें यहाँ एडिट का टैब है, मैं एडिट करके इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर्म 16 से यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एडिट पे मैंने क्लिक कर लिया। अब देखिए इसमें मुझसे सबसे पहले पूछ रहा है सैलरी बता दो एज पर सेक्शन 17(1) या फिर AIS। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये फॉर्म सैलरीड पर्सन भी यूज़ कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भी यूज़ कर सकता है, पेंशनर भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास फॉर्म 16 है वो तो इसको फटाफट डाल लेंगे। फॉर्म 16 से 17(1) की सैलरी, 17(2) की सैलरी, 17(3) की सैलरी फॉर्म 16 में आपके दी होती है। पर जो पर्सन ऐसे हैं जिनको फॉर्म 16 ही नहीं मिला, ऐसे भी बहुत सारे पर्सन हैं, या फिर जो पेंशनर है तो फिर उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स उठानी है, या फिर जिनको कैश में सैलरी मिलती है तो जितने महीने की सैलरी रिसीव करी है उसका टोटल कर लें, टोटल करके 17(1) में डाल दें। और पेंशन है तो पेंशन को भी टोटल करके यहीं पे आपको दिखाना है, ठीक है। AIS में अगर कोई आ रही है आपकी सैलरी तो वो भी चेक कर लेना। एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के पास काम करा है तो टोटल करके सैलरी आपको यहाँ दिखानी है, ठीक है। ऐसे एक एक एम्प्लॉयर वाइज यहाँ डालने की ऑप्शन नहीं होती, आपको टोटल यहाँ पे सैलरी डालनी। तो देखिए इस फॉर्म 16 में सैलरी सेक्शन 17(1) की दी हुई है बस 7,50,000।
17(2) में नील है, 17(3) में नील है, आपके केस में है तो आप डाल देना। तो यही हमें अपने ITR में डालनी है। तो सेक्शन 17(1) की डाल दी मैंने, यहाँ पे 17(2) की है ही नहीं, 17(3) की भी नहीं आपके केस में, तो आप डाल देना। ठीक है, ये सेक्शन 89 कैपिटल है, ये रिलीफ उन पर्सन्स के लिए है जो पहले फॉरेन कंट्री में रह के आए हैं और अब यहाँ पे बैठे हैं, बट वहाँ पे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है, वहाँ से भी टैक्स कट रहा है, तो उनके लिए ये रिलीफ है। इसको मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ही कम पर्सन्स के लिए रिलीवेंट है। ये सारी चीज़ें हमारे कोर्सेज में कवर है, हमारा इनकम टैक्स ITR TDS का कोर्स है, उसमें हमने ऐसे कंसेप्ट डिटेल में कवर करे हैं। अब ऊपर सैलरी डाल दी 3 सेक्शंस की, अब यहाँ आगे एग्जाम अलाउंसेस को डालने की। तो आपके फॉर्म 16 में अलाउंसेस दिए हैं, फटाफट यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके डालने हैं। चलिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा पर्सन्स के पास होता है HRA, सबसे ज़्यादा सैलरीड पर्सन के केस में होता है HRA। तो HRA का सेक्शन है 10(13) कैपिटल है, वो ये आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो और अपना HRA डाल दो। जैसे मैंने अभी यहाँ आपको फॉर्म 16 दिखाया, उसमें HRA है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें HRA आ रहा है 6500, DA आ रहा है 1100 और अदर आ रहा है 5500। अब क्या HRA का तो मुझे अलग से मिल गया ऑप्शन डालने का, पर ये अदर लिखा है ना, मुझे तो पता नहीं है क्या। तो हमारे पास सेक्शन 10(14)(1) और 10(14)(2) के अलाउंसेस की पूरी लिस्ट है, डिटेल्ड लिस्ट। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डिटेल ब्रेकअप ना दे तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि 10(14)(1) का अलाउंस है, 10(14)(2) का, तो आपको उन सेक्शंस के अंदर डालना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको अब पोर्टल पे। यहाँ मैं 6500 एंटर कर लेती हूँ। ठीक है, अब आगे और अलाउंसेस अगर आपको डालने तो यहाँ पे ना वार्निंग्स भी आती रहती हैं कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(13) कैपिटल है या 80GG कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर द सेम पीरियड। 80GG उस केस में मिलता है जब HRA आपको मिलता नहीं है, आप रेंटेड प्रीमाइस में रहते हो। ऐड अनदर करोगे और अलाउंस डालने के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे ना बहुत सारे अलाउंसेस आ रहे हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप इनको देख लेना। अगर इन लिस्ट में से ना मिले ना तो हमारे पास एक कैटेगरी है 10(14)(1) की और 10(14)(2) की, कुछ अलाउंसेस आपके इनमें आएंगे, उनमें डाल देना। आर्मी पर्सन्स वगैरह को बड़ी कन्फ्यूजन होती है हम अपने अलाउंसेस कहाँ डालें, तो ज़्यादातर उनके 10(14)(2) में कवर होंगे अलाउंसेस, वो आप यहाँ पे डाल लेना। ठीक है, देन ये रिलीफ के लिए 89 है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे आ गई आपकी नेट सैलरी, तो आपने मैच कर लेना कि आपके फॉर्म 16 से ये मैच हो रही हो। मैं तो अभी आपको एक रैंडम केस बता रही हूँ। नीचे आ गई अब हमारे पास सेक्शन 16 की 3 डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में मिलती है, तो सिस्टम के अंदर अपने आप ये कैलकुलेट होके लग जाती है, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गवर्नमेंट पर्सन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो उन्हीं के केस में ये एंटरटेनमेंट अलाउंस डालने की ऑप्शन आएगी अगर आपके फॉर्म 16 में है। कुछ पर्सन्स का प्रोफेशनल टैक्स कटता है, तो उनको यहाँ पे उसे डाल लेना अपने फॉर्म 16 से देख के, और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नए रिजीम में नहीं मिलेगी, आपको ओल्ड रिजीम में ही मिलेगी। नीचे आ जाती है आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, अपने फॉर्म 16 से इसको मैच कर लेना और बस क्लिक कर लेना सेव पर। तो मैंने यहाँ पे सैलरी की डिटेल सेव कर दी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल बाहर भी शो हो गई। अब अगला टैब हम देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ऐड या एडिट डिटेल ब्रेकअप पे क्लिक कर लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आप डालिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ दो, पर मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि मैं तो सभी पर्सन्स के लिए बना रही हूँ। तो हाउस प्रॉपर्टी ना हमारी 3 तरह की होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी जिसमें खुद आप रह रहे हो, अपने लिए ही आपने रख रखी है। लेट आउट का मतलब किराए पे दे रखी है। और एक तीसरी होती है डीम्ड लेट आउट, तो अगर किसी पर्सन के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो 2 के बाद की प्रॉपर्टीज डीम्ड लेट आउट, यानी ऐसे माना जाता है जैसे आपने उनको किराए पे दे रखा है, उनकी डीम्ड इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाती है। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, तो इसमें अपना यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल डाल लेना। 2 लाख तक का आपको अलाउड है, इससे आपकी इनकम कम हो जाती है, आपका टैक्स बच जाता है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसका जो भी आपको ईयरली रेंट मिला है, जितने भी महीने का मिला है वो डाल दो। कोई टैक्स पे करा है आपने लोकल अथॉरिटीज़ को, वो डाल दो। एनुअल वैल्यू की जो 30% की डिडक्शन मिलती है वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। और लेट आउट के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो दोनों रिजीम के लिए बता रही हूँ, ओल्ड एंड न्यू। लेट आउट के केस में जो आपका इंटरेस्ट है ना हाउसिंग लोन का, इंटरेस्ट सिर्फ, क्योंकि हाउसिंग लोन जब आप लेते हो तो उस पर आप प्रिंसिपल भी पे करते हो प्लस इंटरेस्ट भी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करेंगे तो दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है लेट आउट प्रॉपर्टी में। नए रिजीम में भी मिलती है, इसको आप लिख लो, हिडन ये एक डिडक्शन बता रही हूँ आपको मैं, जो बहुत कम पर्सन्स ने आपको बताई होगी। इसकी अभी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे आएगी। तो ओल्ड रिजीम में भी आपको लेट आउट के केस में लेट आउट ओनली इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, और नए रिजीम में भी, और कितने की भी अमाउंट की, 2 लाख की लिमिट भी नहीं है इसमें। लेट आउट के केस में 2 लाख की लिमिट भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ ना आईटीआर के फॉर्म में चेक लगे हुए हैं, आप 2 लाख से ज़्यादा डाल भी दोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो आपको देगा 2 लाख की ही, पर लेट आउट के केस में आप जितना भी इंटरेस्ट पे किया उस सारे की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर लेना। देन ये वाला केस डीम्ड लेट आउट वाला तो आईटीआर 1 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि आईटीआर 1 वो पर्सन भर ही नहीं सकते जिनके पास 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है,
क्लियर हो गया आपको कैसे आपने हाउसिंग लोन की डिडक्शन लेनी है, अपनी डिटेल को डाल के ऐड कर लेना, तो आपकी यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। मान लो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 लाख का इंटरेस्ट डाल देती हूँ। ऐड कर दिया मैंने। तो देखिए ये जो हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिली है ना हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, देखिए नेगेटिव फिगर में मिली है, तो हमारी इनकम में से ये माइनस हो जाएगी। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब लास्ट हमें डालना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐड अनदर कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चनियर बेस भी दिखाएगा, क्वेश्चनियर बेस डालना है तो क्वेश्चनियर बेस डाल दो, नहीं तो आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी दिखेगी। वैसे इसमें क्या क्या डालने की ऑप्शन आती है, आपकी जो इनकम है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग्स वाला, ठीक है, येस या नो कर दोगे तो यहीं से अमाउंट डालने की ऑप्शन आ जाएगी। इंटरेस्ट है डिपॉजिट्स का, बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो आपको मिला है, आपको कोई और रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड मिला है उसका इंटरेस्ट, ठीक है, कोई और है आपका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का। अब ये सेक्शन 10 के प्रोविडेंट फंड वाले आपको यहाँ पे 4 कॉलम दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे केसेस हमने अपने जो है इनकम टैक्स कोर्स में डिटेल में कवर करें। प्रोविडेंट फंड की अगर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन की इनकम है, इंटरेस्ट मिला आपको, वो आपने अलग अलग सेक्शन वाइज डालना है। कोई फैमिली पेंशन इनकम है तो डालना है। एनी अदर इनकम, इंटरेस्ट के अलावा कोई और इनकम है, ठीक है, कोई और अर्निंग आप कर लेते हो छोटी मोटी, तो वो यस करके यहाँ डाल देना। कोई डिविडेंड की इनकम है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखानी। स्किप द क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको। स्किप द क्वेश्चन करने से यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिलेगा आपको ऑप्शन, इनकम फ्रॉम सेविंग है वही, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके भी आप यहाँ पे अपनी इनकम दिखा सकते हो। ज़्यादातर पर्सन्स की ना ये इनकम होते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, हर पर्सन के क्वार्टर वाइज बैंक स्टेटमेंट में। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल लो पूरे साल की, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक की, उसमें अपनी इनकम्स भी चेक कर लो, इंटरेस्ट आया तो वो भी डाल लो। मान लो इनका इंटरेस्ट आया है 9045, तो आपने अपना इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ऐड कर देना। जो ये इंटरेस्ट इनकम थी ना 9045 की सेविंग बैंक अकाउंट से, ये टैक्सेबल नहीं होती 10,000 तक नॉर्मल पर्सन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक की सेविंग की भी और डिपॉजिट की भी इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट है। तो अभी मैं आपको डिडक्शंस के साथ भी बताऊंगी। तो ये हमारी इनकम ऐड हो गई, अदर सोर्सेज की सारी आ गई, ग्रोस टोटल इनकम। अब ये हमारी इनकम आ गई ग्रोस इनकम। इसमें से अभी हमें डिडक्शंस भी मिलेंगी, वो अभी हम आगे के कॉलम में भरेंगे, तो आपको ये चेक कर लेना कि आपके हिसाब से इतनी इनकम बन रही है आपकी। अब है हमारी एग्जाम्प्ट इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अकाउंट में मान लो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मेच्योर हो गई, उसका मान लो 8 लाख रुपया मिला और आपने आईटीआर में दिखाया ही नहीं, फ्यूचर में केस लग सकता है, जबकि वो इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। तो एग्जाम्प्ट इनकम को रिपोर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड अनदर करना है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। एग्रीकल्चर इनकम है, कोई डिजास्टर पे मिला है कंपनसेशन आपको, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई है, आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, स्कॉलरशिप मिली है आपको, एमपी और एमएलए के अलाउंस, अवार्ड मिला है कोई गवर्नमेंट से, कोई पेंशन मिली है महावीर चक्र वाली, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी की पेंशन है, आर्म्ड फोर्सेज की फैमिली पेंशन है, कोई और इनकम है इन सेक्शंस की। तो जो भी इनकम एग्जाम्प्ट है, जो आपको पता है कि ये एग्जाम्प्ट इनकम है मेरे पास आई है, तो आपने इसको यहाँ पे ज़रूर रिपोर्ट करना है अपनी इनकम को सिलेक्ट करके, ठीक है। 5,000 तक की एग्रीकल्चर इनकम भी आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, जो भी है उसको डाल के और ऐड कर देना। यहाँ अमाउंट डालना पड़ेगा नीचे और ऐड कर देना। मैं इसको कर देती हूँ एक बार कैंसिल। देखिए यहाँ हमारी सारी इनकम्स ऐड हो गई, ग्रोस टोटल इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम। अब आपको इसको कर देना है कन्फर्म, सारी इनकम डाल के कन्फर्म पे क्लिक ज़रूर कर लेना। अब आपके 2 टैब्स भरे गए, अब आपने डिडक्शंस एंटर करनी है। ये आपसे यहाँ पे ना इनका क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सी डिडक्शंस के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आपने कोई डोनेशन दी है तो येस या नो करोगे, तो 80G सेक्शन के लिए डोनेशन डालने के लिए आपको यहाँ पे फिर फर्दर जो है हमारा एनेक्जर मिलता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया आपने, आजकल वैसे भी ये बड़ी चर्चा में है, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो 80GG सेक्शन में आप डाल सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दी है, येस या नो कर देना। कोई 80GG की डिडक्शन है, HRA नहीं मिलता, रेंट पे रहते हो, चाहे बिजनेस करते हो, सैलरीड पर्सन हो, सभी के लिए ये डिडक्शन अवेलेबल है, पर इसकी कंडीशन है HRA नहीं मिलता हो और रेंट पे रहते हो, तो ये डिडक्शन बहुत कम लोगों को पता होती है। तो अभी जो मैं आपको अपनी लाइव वीडियो दिखा रही थी ना, जो मैंने लाइव ये रिकॉर्ड करी थी, लाइव सेशन लिया था पूरा 80C से 80U, इसमें सारा कवर करा है, इसको भी कवर करा है मैंने, ठीक है। देन 80C बहुत सारे पर्सन करते हैं, 80C में 1.5 लाख तक की डिडक्शन अलाउड है हमारी। जैसे आपके बच्चों की ट्यूशन फीस, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, उसका प्रिंसिपल, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पे करी थी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कोई भी टर्म इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है, आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो सारे इसमें कवर होते हैं। तो आप येस करके फिर यहीं पे डिडक्शन डाल सकते हो। मान लो मैं येस कर देती हूँ, यहीं पे अमाउंट डालने की ऑप्शन आ जाएगी, नहीं है तो नो कर देना। और अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपके फॉर्म 16 में भी डिडक्शन ये सारी दी होंगी। 80CCD2 आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन
वो यहाँ पे आता है। ये नए रिजीम में भी अलाउड है। तो अभी तक जितनी डिडक्शंस मैंने बताई वो नए रिजीम में अलाउड नहीं है। 80 CCD2 न्यू रिजीम में भी अलाउड है। ठीक है, देन आपका 80D मेडिक्लेम करा रखा है आपने, तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। इसके लिए आप येस करोगे ना, तो यहीं पे अमाउंट नहीं डालना है आपको, 80D का अनेक्जर फिल करना पड़ेगा। मैं इसको येस कर देती हूँ और 80C में भी ना अमाउंट डाल देती हूँ। मान लो इन पर्सन के केस में ट्यूशन फीस थी 50,000 की, तो मैंने डाल दी। 80D के लिए हमें आगे अनेक्जर भरना पड़ेगा। 80E एजुकेशन लोन ले रखा है, तो जितना भी इंटरेस्ट है आपको अलाउड होता है 8 साल तक डिडक्शन लेने के लिए। एजुकेशन लोन आपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए लिया है, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब इस केस में हमने इंटरेस्ट दिखाया था, तो इंटरेस्ट 80TTA में 10,000 तक का अलाउड है हमें डिडक्शन के लिए। ये हमें आगे बोलेगा कि इसका अमाउंट भर देना, हम यहाँ से येस कर देते हैं। कोई और डिडक्शन, अब इसके अलावा बहुत सारी डिडक्शन हो सकती है, तो वो नीचे दिख रही है हमें। ठीक है, ये पेंशन फंड के कंट्रीब्यूशन हमारे इन 3 सेक्शंस में होते हैं, तो वो वीडियो में मैंने सारे डिटेल में कवर कर रखे हैं। आपके जो भी कंट्रीब्यूशन है वो डाल दो। जैसे NPS में अपने आप आपने पैसा कंट्रीब्यूट करा है, तो वो इस सेक्शन में आता है। नेशनल पेंशन स्कीम वाला 50,000 एम्प्लॉयर करता है, तो इन 2 केसेस में आता है। किसी पेंशन फंड जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज प्राइवेट पेंशन फंड है उनमें पैसा डालते हो, तो इसमें आता है। कोई पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, डिसेबल है, 80DD में उसकी डिडक्शन मिलती है। आपका कोई स्पेसिफाइड डिसीज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, 80DD में डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पे कुछ ये टिक आ रहे हैं, आप चाहो तो हटा सकते हो इनको, अगर कोई ऑटो टिक आ रहा है। 80EE और 80EA ये अब सेक्शन एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 2016-17 के लिए आया था और ये भी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आया था, तो अब ये एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इन सेक्शंस पे आपको कुछ नहीं करना। 80EE भी कोई आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ली थी, उसके लिए लोन लिया था, तो उसका भी इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। और 80U पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो पर्सन यहाँ पे अपनी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन जो भी अलाउड है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो वो लिमिट्स आप सारी मेरी वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। मैंने कुछ डिडक्शंस यहाँ पे फिल भी करी है। देखिए मैंने जो फिल करी थी डिडक्शंस, यहाँ पे मुझे 80C की दिखा रहा है 50,000 की। यहीं से मुझे लगे गलत डाल दे तो एडिट करने की भी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये बता रहा है कि लिमिट जो है ना इन 3 सेक्शंस को मिला के 1.5 लाख की है, यहाँ पे लिखी भी है वार्निंग। देन 80CCD, अब आपको कोई और क्लेम करना है तो कर लेना। मैंने 80D का शेड्यूल भरना है, यहाँ से 80D का शेड्यूल डालने की आपको ऑप्शन मिलेगी। 80TTA का ये आप डाल लेना। तो मैंने क्लिक किया 80D के शेड्यूल पे, तो यहाँ पे मैं मेडिकल प्रीमियम डाल सकती हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर यू और योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। तो आप सीनियर सिटीजन हैं तो येस पे क्लिक करना, क्योंकि सीनियर सिटीजन की डिडक्शन लिमिट 50,000 है और नॉर्मल के लिए 25,000 है। नहीं है तो नो कर दें। नो करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी अपना हेल्थ इंश्योरेंस डालने की और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5,000 की डिडक्शन। 25,000 की लिमिट के अंदर ही है, पर 5,000 तक की डिडक्शन आप ले सकते हो। तो नीचे सीनियर सिटीजन वाला टैब देखिए इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अगर आप सीनियर सिटीजन होते तो ऊपर वाला टैब इनएक्टिव होकर नीचे वाले पे आपको ऑप्शन आती। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स है, नीचे अगर आपके पेरेंट्स भी हैं और उनका मेडिक्लेम आपने ले रखा है तो सीनियर सिटीजन है या नहीं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और अगर नहीं क्लेम कर रहे ना तो भी आपको इस पर एक्शन लेना है, नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। और अगर अपने लिए भी क्लेम नहीं कर रहे तो भी आपको एक्शन लेना है, नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली। ठीक है, तो अगर कर रहे हो तो येस कर दो। सॉरी नो कर देते हैं, क्योंकि आइटन सीनियर सिटीजन की नहीं है। तो देखिए ये चेक्स दिखाता है हमें कि ये सीनियर सिटीजन की आइटन नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो नो कर दिया। तो यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस डाल दो। मान लो मैं यहाँ पे डालती हूँ 67,000, तो देखिए मुझे कितने की डिडक्शन देगा, सिर्फ 25,000 की। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए चेक्स लगे हुए हैं। बस अब आपको ये डाल के और सेव कर देना, देख लेना कितने की डिडक्शन आपकी यहाँ पे अलाउ हुई है। TD डल गया। अब हमने 80TTA डालना था, बैंक इंटरेस्ट जो 9045 दिखाया था, तो यहाँ पे आ गया 80TTA डालने के ऑप्शन। तो जितना इंटरेस्ट दिखाया है वो आप यहाँ डाल देना। जो भी एलिजिबिलिटी है वो अपने आप ये कैलकुलेट कर देगा। जैसे हमने इस केस में डालना है 9045। ठीक है, तो ये ऐड कर लेंगे हम। यहाँ वार्निंग मैसेज आता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप इस पर ऐड पे क्लिक कर लेना। तो ऐड पे क्लिक करते ही देखिए अब हमारे डिडक्शंस एंटर हो गई हैं। अपनी चेक कर लेना एक बार, कोई रह गई हो तो आप डाल सकते हो, फिर क्लिक कर देना कन्फर्म पे। तो मैंने डिडक्शंस आपको क्वेश्चन बेस दिखाई हैं, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिस पर भी डाल सकते हो, जो आपको ईजी लगे। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कैसे आप कर सकते हो। टैक्सेस पेड की अब इस टैब पे आपको एक्शन लेना है। अगर आपको कोई एडवांस टैक्स है, कोई TDS कटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, सब इसमें दिखेगा। आपने आराम से इसे चेक करना है। क्लिक कर लेते हैं हम इस पर। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा आपका कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है सैलरी पे, अदर देन सैलरी पे,
ठीक है। फॉर्म 16C फर्निश बाय द पेयर, ये जनरली आपके लिए एलिजिबल नहीं है। TCS है आपका, आपने खुद टैक्स पे किया है तो आपने इस टैब में उसको ज़रूर डालना है। ऐड अनदर करके आप इस टैब में अपना BSR कोड डालोगे, चालान का नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और कितना अमाउंट पे करा है ये ज़रूर डालना। मान लो ITR भरते भरते टैक्स बन रहा है, चालान पेमेंट के बाद आपने यहाँ पे उसे एंटर ज़रूर करना है। मैं कैंसिल कर देती हूँ। और आपकी TDS वगैरह की डिटेल शो डिटेल करोगे, अगर आपका डिडक्ट हुआ होगा तो यहाँ दिख रहा होगा। कई बार होता है कि गलत दिख रहा होता है यहाँ पे, तो आप एडिट भी कर सकते हो डिटेल, कोई भी प्रीफिल डेटा अगर सही नहीं है तो एडिट भी कर सकते हो। और खुद डालना पड़ रहा है, मान लो नहीं आ रहा है तो कई बार खुद भी डालना पड़ता है, तो यहाँ पे आप डिडक्टर का 10 डाल दो, 26 ईयर्स और AIS में से मिल जाएगा। नेम ऑफ द डिडक्टर, ग्रोस रिसिप्ट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन, किस पे TDS कटा है, कौन से ईयर में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, 23-24 में ही करोगे, टैक्स डिडक्टेड कितना है और क्लेम कितना कर रहे हो, ऐसे करके देख लेना। जो TDS ऑलरेडी भी आ रहा होगा उसमें भी ये डिटेल फिल होंगी, कोई एडिट करना है तो आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जो भी है आप उस पर कंफर्म कर देना। अब ये आखिरी टैब, ये कंप्यूटेशन अपने आप होगी। आपका यहाँ पे कोई टैक्स पेड होगा तो दिखेगा, कोई रिफंड होगा तो दिखेगा, कोई आपकी लाइबिलिटी होगी ही नहीं तो दिखेगी। इस पर क्लिक करना है। ये कंप्यूटेशन दिखा रहा है पूरी, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस और टोटल इनकम। फिर उसका टैक्स कंप्यूट कर रहा है ये अपने आप। मैंने ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करा था, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग रिबेट भी मिल रही है मुझे क्योंकि इनकम कम है। यहाँ पे कितनी इनकम है, 5 लाख से कम है, तो रिबेट भी मिल गई, कोई टैक्स बना ही नहीं। तो पूरी टैक्स कैलकुलेशन इसमें खुद ही होती है, आपने सब चेक कर लेना। कोई इंटरेस्ट लगा है आपका 234 ABC का, ठीक है, कोई लेट फाइल करोगे जुलाई के बाद तो लेट फाइलिंग भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है। ठीक है, आपका कितना टैक्स बना है, कितनी रिबेट है, टैक्स बना है, एजुकेशन सेस कितना है, यहाँ से आप शो कैलकुलेशन पे क्लिक करके बाइफिकेशन भी देख सकते हो। अच्छे से इसको आपने चेक करना है। फिर आपका आएगा टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, इसको आपने 3-4 बार ज़रूर देखना है। रिफंड बनता है तो भी देखो रिफंड है कि नहीं, अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो फिर आपको उस पर एक्शन लेना है। यहीं पे ना ऑप्शन आ जाती है टैक्स पे करने की, ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हो यहीं से। तो उसको पे करके फिर टैक्स डिटेल में डालने के बाद डिटेल, तभी आगे प्रोसीड करना, जब तक यहाँ पे टैक्स पेमेंट जीरो ना हो जाए। या तो जितना रिफंड बन रहा है उतना आ रहा हो, मान लो आपका रिफंड बन रहा है 5,000 का, तो मेक श्योर यहाँ पे 5,000 का रिफंड आपको दिख रहा हो। ठीक है, अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो पहले उसको पे करके यहाँ पे जीरो कराना है। क्लियर है, आपको 3-4 बार इसको आपने चेक करना, फिर करना है कंफर्म कि सारे टैब्स पे अब एक्शन हो गया। अब आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर लो JSN में, या फिर हम यहीं से कर देंगे प्रोसीड। अब आ गए आपके 3 स्टेप, वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न और वेरीफाई एंड सबमिट। तो अब आपको देखो यहाँ पे ना फिर से समरी दिखा रहा है सारी, आपने आराम से पढ़ना। कोई अमाउंट पेएबल तो नहीं बन रहा, रिफंड आ रहा है तो रिफंड सही आ रहा है या नहीं, अमाउंट यहाँ पे पेएबल अगर है तो जीरो हो जाना चाहिए, टैक्स पेड के साथ ITR नहीं जानी चाहिए। तो आपने इसे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका नाम, सन डॉटर ऑफ, आपका पैन, किस कैटेगरी में भर रहे हो, सेल्फ या और फर्दर कैटेगरी सिलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं, इस पर टिक कर लेना और फर्दर आपको इसे सबमिट कर देना। आ जाएगी ऑप्शन प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद आपको इसे ऑप्शन आएगी फर्दर सबमिट करने की, और फिर ऑप्शन आएगी आधार OTP से इसे वेरीफाई करने की। तो मेक श्योर आपका आधार अगर मोबाइल से लिंक है तो साथ साथ ही वेरीफाई कर दे, अदरवाइज 30 दिन के अंदर ITR एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल के, ITR की एक्नॉलेजमेंट जो यहीं से आपके सामने आएगी ऑप्शन डाउनलोड करने की, उसको डाउनलोड करके आपने ज़रूर भेजना है उसे बेंगलोर 30 डेज़ के अंदर। उसी पे एड्रेस दिया होता है वहाँ पे भेजना है साइन करके। अदरवाइज आपको यही बेस्ट ऑप्शन है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराओ और अपना वेरिफिकेशन कर लो। अगर मेरी वीडियो को देख के ITR भरी है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन है वीडियो के नीचे भी और मेरे चैनल पे भी, इस पर क्लिक कर लो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब अगर आपको ITR का कोर्स करना है तो CAGuruji पे आना, किसी फेक वेबसाइट पे नहीं आना। ऐसा ही वेब पेज दिखेगा आपको जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, किसी फेक वेबसाइट पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो देखिए इनकम टैक्स ITR एंड TDS का एक कोर्स यहाँ दिख रहा है, ये 90 डेज वैलिडिटी का है, इसका प्राइस थोड़ा कम है। पर अगर आपको चाहिए कि लाइफ टाइम मेरे पास रहे, क्योंकि उसमें हर साल की फिर ITRs अपडेट भी होती रहती हैं, तो फिर ये ऑप्शन है लाइफ टाइम वैलिडिटी का, इसको ले ले, इसमें साथ साथ डिटेल्स अपडेट हम कर रहे हैं इसका। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे। यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, कोर्सेज के कॉम्बो भी हमने बना रखे हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स, ITR TDS, GST का कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, TDS एंड TCS का बहुत फेमस कोर्स है, बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन। और आपको लग रहा होगा कि देखिए ये कंपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इनके थंबनेल्स में डिफरेंस है, जो येलो कलर के थंबनेल्स हैं इनकी वैलिडिटी लिमिटेड है,
और जो ये वाले थंबनेल्स हैं इनमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी का फर्क है। और कोई भी चेंज आता है किसी भी एस्पेक्ट में तो साथ ही साथ कोर्सेज में वो कवर कर दिया जाता है, इसलिए हमारे कोर्सेज हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो इस कोर्स को गो थ्रू कर लेना है पूरी तरीके से, ठीक है, क्या क्या आप इसमें लर्न कर पाएंगे। अगर ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करे तो यहाँ पे आपके सामने है ऐड टू कार्ट का बटन। जैसे किसी भी वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हैं ऐसे ही यहाँ से इसे आप ऐड टू कार्ट करें, और ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी मांगेगा, वहीं से आपका लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा। इसी वेबसाइट पे फिर आप लॉगिन करके डैशबोर्ड में एनरोल कोर्स में इन्हें देख पाएंगे। बहुत सारे पर्सन्स हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फीडबैक्स रिसीव होती ही रहती हैं। तो आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। और आप तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, और भी पर्सन्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।